एसपी है जो बोलो ना, महिला पुलिस है, ये तो सही कोई प्रॉब्लम होगा महिला पुलिस को बता रहा हूं। बोलो ना, आप तो बहुत दिन से बोल हाँ, रहे हो। आप हिंदी बोलते हैं, भाषण दिया है ना नकुलनार में, हम लोग सुने हैं, हिंदी में बोलो आप। आप हिंदी आ गए। हम हिंदी आ गया वहाँ पे आपको बड़ा बता रही है हाँ, गोंडी में। हाँ, ये जो थी इड़मे की, मतलब छोटा सा वीडियो मैंने दिखाया। और इड़मे को आज माओवादी करके उसको आज पुलिस ने पकड़ के जेलों में डाल दिया। लेकिन ये वही एसपी है जो इड़मे उसके सामने मुंह चला रही। वहाँ कलेक्टर भी खड़ा है उसके सामने, इड़मे कह रही है। वही एसडीपीओ है जो इड़मे को उठा के लेके गया। और वही लड़कियां हैं जो दंतेश्वरी फाइट्स के नाम से जानी जाती है। तो कलेक्टर, एसपी, एसडीपीओ पूरे पुलिस प्रशासन के सामने इड़मे ये कह रही है, आप गांव में लाके कैंप क्यों रखे हो, किस लिए रखे हो, कैंप नहीं चाहिए। तो उस बात को इड़मे ने गोंडी में उनसे कह रही थी। और उसको इस तरह से उनको धमकाया जा रहा है और कलेक्टर उसको मजाक उड़ा रहा है, एसपी भी। फिर इड़मे कैसे माओवादी हो सकती है, ये एक सवाल है कि इड़मे इस तरह से लोगों के लिए लड़ने वाली वो बहन है इड़मे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बस्तर में जो चीज हो रहा है महिलाओं के साथ ही बहुत ही दैनिक स्थिति है। और बहुत ज्यादा यहाँ गंभीरता के साथ यहाँ पर अत्याचार दिनों दिन मतलब बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है महिला। और इड़मे वो बहन है क्या पूरी हाँ, इड़मे वो बहन है, ये सबसे ज्यादा मतलब जो नंदराज पहाड़ की बातें कह रहे थे। नंदराज पहाड़ वो ऐसा है, नंदराज हमारी देवी देवता से, हमारी समुदाय से आदिवासी पर देवी देवता के रूप में बहुत ही उसके एक स्थान दिया हुआ है। तो नंदराज पहाड़ों को मतलब पूरा तरह से तशनस करके अडानी उसमें कैप्चर करना चाह रहे थे, जिसमें इड़मे ने 25 से 30 हजार लोगों को बाहर निकाल के उसने बहुत अच्छी से फाइट किया। पर इड़मे की फाइट करने से पहले और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, उससे पहले एक गुड्डी है, गुड्डी जो भाई है वो पेड़ों को खटते हुए वहां पूरी जंगलों को, पूरे पेड़ों को मशीनें ले जाके पूरी काट रहे थे, जिससे हमारे कुछ नहीं तो पेड़ वहां 10-20 हजार 30 हजार के कोई अनगिनत मतलब गिनती नहीं हो सकी, इतनी पेड़ों को काटा जा रहा था। उस समय गुड्डी आके वहां पर बोले कि हमारे जंगलों को, हमारे पेड़ों को मत काटो, हम यहाँ मैनेज के नाम से हम अपने पहाड़ों को इस तरह से कुचलने नहीं देंगे। ये करके गुड्डी उस जगह का आवाज उठाया था। और उस गुड्डी को मतलब इतना आवाज उठा के पूरा रोकने की कोशिश किया, जो गाड़ियां चल रही थी गाड़ियों को रोकने की कोशिश किया। कुछ गांव वाले मिल के गुड्डी वहां लीडरशिप किया। और गुड्डी जब लड़के गांव आता है, गांव आने के बाद 15 दिन बाद गुड्डी को दौड़ा दौड़ा के गोली चलाया जाता है और उसको मार के बोल दिया कि ये नक्सलवाद है, ये 1 लाख का इनामी नक्सलाइट है। ऐसे उन्होंने उस मतलब नंदराज पहाड़ी के लिए उन्होंने लड़ते लड़ते वो मर चुके। इस पहाड़ को लड़ते लड़ते हमारे कुछ नहीं तो 5 भाई मर चुके हैं, जो इसको मतलब मरना नहीं कह सकते, इसको सीधा सीधा इसको फर्जी एनकाउंटर करके नक्सल के नाम से मार दिए हैं। तो गुड्डी है, पोदिया है, लच्चू है और एक मंगल है और एक है बीमा। ऐसे तो इतने लोग उस पहाड़ के लिए जान दे चुके हैं। अडानी को माइनिंग वहां लगाने के लिए इतना शासन प्रशासन जो जान लगा रही थी, उस समय लोग ने आवाज उठाया। वो लोग आज नहीं हमारे बीच में। तो वैसी इड़मे, जैसे इड़मे को ये लगा ये सब तो हमारे साथी मरते जा रहे हैं, अब फिर इड़मे आती है। इड़मे को भी उन्हीं में से मारने के ही स्थिति में थे, लेकिन इड़मे ने अपने आप को ऐसा हिम्मत जुटा के सबके सामने आके वो अडानी के खिलाफ बहुत जबरदस्त फाइट किया है। और पर्यावरण के लिए इस तरह से वो लड़ी है। नंदराज पहाड़ के लिए कोई भी पेड़ों को काटने से बहुत ज्यादा आवाज उठाती थी। वही नहीं, उसने आरती स्पंज के खिलाफ भी लड़ी है, जो बुनियापाल में आरती स्पंज के नाम से वहां माइनिंग होने वाला है। उसके लिए भी 10,000 पब्लिक उसने पूरे गांव के लोगों को लाए और लीडरशिप की है। उसमें मैं नहीं गई, बल्कि निड़मे उसमें भी डटी रही। और अपना जो पोटाली कैंप है आज लोग लगा है, उस पोटाली कैंप का भी विरोध इड़मे ने किया। और गांव वाले सब, क्योंकि गांव वाले इड़मे के पास जाके कहते थे कि चल हमको लड़ना है, हमको ये करने नहीं देना। तो इड़मे उन सारे लोगों को लेके कैंप के खिलाफ भी लड़ा और उसका हाई कोर्ट में भी आवेदन के वो वहां डाली है
कि हमको यहाँ कैंप नहीं चाहिए, हम ऐसी जिंदगी जीना जानते हैं, हमको ऐसी जीवन अच्छा है। कैंप आने से हमारे साथ बहुत ज्यादा यहाँ की स्थिति बिगड़ जाएगी और कैंप आने से हमारी बेटी बहन का इज्जत लूटा जाता है, हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है और हमारे लोगों को करंट शॉट लिया जाता है, मारपीट किया जाता है, हम लोग जंगल नहीं जा सकते, हम अपने जो गांव में जो जितना चहल पहल की जीवन जी रहे वो नहीं जी पाएंगे कैंप के रहने से, क्योंकि कैंप में रह के जो पुलिस जो हरकत करती है वो बहुत ही गंदे तरीके से हरकत करती है, इसलिए हमको कैंप नहीं चाहिए। इडमे ने इस आवाज उठा के पूरा तरह से इस तरह से इडमे लड़ती रही, वो जल जंगल जमीन और मानवता के लिए अपने अपने मतलब जो बस्तर के मतलब हमारी भाई बहनों के लिए सबके लिए इडमे आवाज उठाती। जैसे 8 मार्च की बात, 8 मार्च में सबसे बड़ा प्लान ये जो प्लानिंग की थी इडमे का था। इडमे ने मुझे आके कहा कि क्यों ना हम लोग 4 जिले के लोग एक साथ जुट क्यों नहीं हो सकते। मैं बोली हो सकते हैं इडमे, लेकिन कैसे। तब इडमे ने कहा बीजापुर जिला, दंतेवाड़ा जिला, नारायणपुर जिला और हमारा सुकमा जिला, ये चारों जिला के जो हमारे महिलाएं हैं, हम एक जगह पे जो हमारी नंदी बहन को किस तरह से फोर्स वाले ने कैसे उसको क्रूरता के साथ बलात्कार करके कैसे जंगल में फेंके थे और 2 दिन बाद हमारी नंदे बहन हमको मिलती है, उसके नाम पे ऐसे भी कोर्ट जाने से न्याय और इंसाफ मिलना मुश्किल होता है। क्यों ना हम लोग हमेशा हमेशा हर साल हमारी नंदे बहन को याद करते हैं, उस याद में ही हमको एक प्रकार का हमको न्याय के रूप में महसूस कर सके बोल के हम लोग इस बार 4 जिले के लोग उसके स्मारक में जाके हम लोग इस बार मनाएंगे, ताकि चारों जिला की पूरी महिलाएं मिलके हम ये बताएंगे इस बार का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हम महिलाओं के साथ क्या होता है बस्तर में, और उसमें गिनाएंगे पूरा भारत देश पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जानना चाहिए कि बस्तर की महिलाओं को आज भी कोई आजादी नहीं है, बस्तर की महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, बस्तर की महिलाओं को कैसे कुचला जाता है, बस्तर की महिलाओं के साथ किस तरह से क्रूरता के साथ उसका बलात्कार किया जाता है। ये बातें हम बताएंगे और हम लोग इस लड़ाई के चलते भी दुख सुख हर चीज को बांटेंगे, एक साथ हम लोग मिलके गले लग के रोएंगे भी और एक दूसरे का ताकत बन के बिखरेंगे भी। ये हम लोगों का एक प्लानिंग था, लेकिन उसको भी करने नहीं दिया गया। हर रास्तों में पुलिस ने रोका, हर पगडंडियों में पुलिस ने रोका। मतलब हमारा ये कहना है कि 8 मार्च के दिन भी क्यों मनाने नहीं दिया। और उस 8 मार्च में जो पांडे बहन है जो कटकल्याण की रहने वाली, उसको पुलिस नक्सल के नाम से सरेंडर करवाते हैं और लोन वराटू के तहत लाया जाते हैं और उसके माता पिता आके उससे मिलने की बात करते तो बड़े मुश्किल से उसको मिलने दिया जाता है। उस समय वो पांडे कहती है माँ मतलब बाबू यानी पिता को बाबू बोलते हैं कि माँ बाबू हमको ले चल, देखो हमारे गालों को कितनी सुस्ते तक मारे, कितनी ऐसे करके मारे, हमको गालों को पकड़ के घसड़ घसड़ के मारते हैं, मुझे घर ले चल। तो तब वो लोग बोलते हैं कि एसपी से कि नहीं मेरी बेटी घर जाना चाहती, मैं घर ले जाऊं। तो वो कहते हैं नहीं पूछताछ खत्म नहीं हुआ है, आपकी बेटी तो माओवादी है, अभी नहीं ले जा सकते। तो फिर 2-4 दिन के बाद फिर उनके माता पिता आते हैं और कहते हैं हमारी बेटी से मिलना है, तो बोलते हैं अभी पूछताछ खत्म नहीं हुआ है, पूछताछ बचा है। ये कह के उनको फिर से शाम को फिर खबर मिलती है जब उनको वहां जाते हैं और फिर रिंजिन भी बाकी बातें बताई, एंट्री करके अंदर जाते हैं तो बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी मर गई। अब तुम्हारी बेटी कैसे मर सकती है, तो इसलिए हमने कहा हमारी बेटी बहन मर नहीं सकते, इनको लाके यहाँ पर कुचल के मारा गया और उसकी हत्या किया गया। पुलिस अपनी कस्टडी में लेके कैसे उस तरह से करके कुचल के मारती, उसको बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन। जब पांडे के डेड बॉडी को घर ले जाते हैं उस समय देखा जाता है कि पांडे का जो गुप्त अंगों में उसके जो बमली के नीचे इतनी बड़ी चक्कू का मतलब उसका पूरा गोबे रहते हैं। वो बोलती इतना बड़ा चक्कू का गड्ढा, चक्कू से बोके थे, क्या से बोके थे, मेरी बेटी का ना गुप्तांगों के नीचे उसके नीचे में मतलब उसका पूरा ऐसे कुचला गया और उसकी पूरी मतलब वो जगह एक जामुन फल की तरह पूरा बैगनी करके काला दिख रहा था, जांग इतनी सुजे दिखे थे और वो जांगों को मतलब ऐसा सूझ की वो अलग नहीं हो पा रहा था। बोल के मुझे बताती तो बताइए कितना दर्दनाक बात है कि एक अगर उसको एक तरफ सुसाइड बताते हो, एक तरफ इतना कुचल के उसके जीते जी उसको कुचल के मार के बलात्कार करके इस तरह से किया जाता है। ये हमारी पांडे बहन के साथ हुआ, बीमे के साथ भी यही हुआ। बीमे आए थे पालनार गांव में आए थे, वो तो गांव के लोग हैं ना, कहीं भी आना जाना करने की आजादी नहीं है। उस गांव में आए थे, आके घर के सामने खाना खा के उनके मेहमानों जो जिसके घर आए थे वहां बैठे थे। पहले उस घर वाले को इतना मारी पुलिस कि ये कौन है, तो वो बोलता है मेरे सगा के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, मेरे घर में आए हैं। तो बोलता है झूठ बोलता है, नक्सलवाद है। तो उनको
सबके सामने उन लड़कियों को पकड़ के डीआरजी फोर्स और पूरी संयुक्त फोर्स बहुत संख्या में आती है। और उसके बाद वो जो बी में और आए थे ये कहते हैं आए थे कि हमको जंगल की तरफ क्यों ले जा रहे हो, अगर हमने कोई गलती किया है नहीं किया है, जो भी बात के लिए आप लोग हमको पकड़े हो, वो गोंडी में बोलती है, हमको कैंप ले जाओ नहीं तो थाना ले जाओ, लेकिन जंगल की तरफ मत ले जाओ। तो बोलते हैं हाँ हम इधर ही ले जाएंगे। उनको जंगल के तरफ 2:30 बजे दिन को, 2:30 या 3 बजे दिन को वहां पकड़ के ले गए। ले जाने के बाद शाम को 6 बजे गोली की आवाज आती है और दूसरे दिन उसके माता पिता को सौंपा जाता है कि नहीं ये तो नक्सलवाद है, मुठभेड़ में मारे गए। जब उनकी डेड बॉडी को देखा जाता है तो उनके पूरे तनों को जो मतलब पूरी नखूनों का क्रोश और चक्कुओं से दार किया गया और उनके गुप्त अंगों को शायद कोई दार हथियार से पूरी नोच दिया गया। वो ऐसा करके उसकी वो जगह को पूरी मतलब वो दपोच मतलब बता रहे थे, जो भी उनकी माँ भी बताती है और उस गांव वाले भी बता रहे थे कि वही वो जगह को देखने लायक ही नहीं था। गुप्तांगे में तो पूरे कुचला गया था, उसको कैसे चीजों से कुचड़ दिए थे हैं पता नहीं। तो ये सोचिए, और उसके बाल भी नहीं थे, उसके बालों को पूरा एक बाल नहीं पूरे बालों को निकाला गया था। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से कुचल कुचल के हम महिलाओं को क्यों मारा जा रहा है। हम गोली खाना भी जानते हैं। हम तो यही बात 8 मार्च को ये पूरी देश भर में ऐलान करने वाले थे कि हम बस्तर की महिलाएं, हम छत्तीसगढ़ की महिलाएं, हमारे बस्तर की महिलाएं सबसे ज्यादा जो घर से उठा के ले जाया जाता है, उसके बलात्कार किया जाता है, उसके बेरहमी से बलात्कार करके बाद गोली चलाया जाता है, मारा जाता है। तो हमको बलात्कार मत करो, हम गोली से ही हमको मारो। हम भी उन पुरुषों की तरह गोली खाने को तैयार है। गोली की जो आएगी हमारे शरीर में, उन गोलियों को हम अपने शरीर में लेने को तैयार है। हम उस तरह गोली जितना चलाना चलाओ हमारी बॉडी हमारे शरीर में, हम डरने वाले में से नहीं है, लेकिन हमारे साथ बलात्कार मत करो। तो ये क्या हो रहा है, डीआरजी जो लड़के हैं, मेरे लड़के हैं, मेरे समुदाय के लड़के, उनको यहाँ के लोन वराटू के अभियान के तहत भी लाया जा रहा है, डीआरजी बनाया जा रहा है। यहाँ जो है उनको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि हमारे समुदाय में बलात्कार की चीजें बहुत कम होती थी। ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि इसलिए बलात्कार का यहाँ पर हमारे आदिवासी समुदाय में नहीं दिखा जाता था, क्योंकि हम खुलेपन में जीने वाले, रात को नाच गाना होती है, जंगलों में घूमते हैं, जहां चाहे वहां घूमते हैं, जहां नींद आता वहां सोते हैं, खुलापन पे शुरू से बचपना से जी के मतलब ऐसा जिंदगी जीने वाले लोग हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं आती थी। लेकिन अब बस्तर में नक्सल की और पुलिस की बीच की लड़ाई में जो रेप जैसे चीज को ये भी लड़ाई का एक पार्ट बना दिया जा रहा है। हमारे डीआरजी लड़कों को, भाइयों को ये बताया जा रहा है कि तुम मारने से पहले तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी बेटी हो, तुम्हारी दीदी हो, तुम्हारी जो भी हो, समुदाय की हो, पहले तुम बलात्कार करोगे और ऐसे क्रूरता से बलात्कार करोगे, उसके बाद गोली चलाओ। ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अभी ये जो अभिषेक पल्लव जो है यहाँ दंतेवाड़ा, अभी इस चीज को सुन के मुझे भी, मैं जबकि इतना मैं खुद फाइट की हूँ और लड़ते आई हूँ, और मेरे साथ भी जेल ले जाने से पहले क्या क्या कारनामा नहीं किया। करंट शॉट दिया गया हमारे शरीरों, मतलब मेरे पूरे कपड़े उतार के बंदूक के उस नोक से मेरे शरीर के अंगों को पूरी तरह से तसनस किया करने की कोशिश किए, और हमारे गुप्तांगों में पत्र डाला गया, और इतने लातों से हमको ताना के अंदर बंद करके मारा गया। हमारे साथ अनगिनत चीजें किया गया, जो चीजों को मैं क्या बताऊं। लेकिन तब भी हमने स्ट्रांग हुए, मजबूत हुए, हम लड़ने आगे निकले। लेकिन आज की डेट में मेरे को कहीं ना कहीं इतने साल की लड़ाई में एक भय आ गया, छोटा सा भय जरूर है मेरे अंदर, इस बात पे कि मेरे लड़के अगर बलात्कार करेंगे इस तरह क्रूरता से, तो उसके बाद की लड़ाई क्या होगी, ये सवाल है। और मेरे लड़कों को ये सिखाया जा रहा है कि नहीं, तुम अपनी बहन को ऐसे करो और उसके बाद तुम मारो। तो उससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है। तो कैसे, एक बार गोली से डर नहीं है, बंदूक की निकली हुई गोली से डर नहीं, लेकिन अपने लड़कों से जो ये ट्रेनिंग देके जो इतना मजबूत किया, उससे डर जरूर हर किसी को लगेगा। ये मेरे अंदर में भी एक सवाल पे सवाल और भय भी पैदा होते जा रहा है। और वैलेंटाइन के दिन जो वैलेंटाइन हो रहा या हुआ, उस दिन 30 जोड़े शादी करवाया गया। वो लड़कियां हमसे अपने माता पिता को कह रही है कि हमको ना पुलिस वाले जबरदस्ती शादी करवा रहे, वैसे व्यक्ति शादी कर जिसको वो जानते भी नहीं, उसको चाहते भी नहीं, उसको उसकी पहचान भी नहीं है, लेकिन उस लड़के से शादी करवा के उनको उस तरह से क्रूरता से उसको एक प्रकार से उस टाइप का हरकत किया जा रहा है। तो कहते हैं जिसको हम जानते नहीं है, ढंग से हमारी पसंद नहीं है, कुछ नहीं है, हमको एक तो नक्सल बोल के उठा के ला के अपने कस्टडी में रखा जा रहा है, मतलब कस्टडी परिसर में रखा जा रहा है, और उसके बाद हमारी शादी करा जा रहा है। वो लड़के भी शिकायत कर रहे हैं, जो लड़की को हम नहीं चाहते उससे शादी करना, उससे शादी कर रहे हैं। अब ये अभिषेक पल्लव का बताते हैं कि सब देखो तुम्हारे लिए लड़का भी लाया, लड़कियां भी लाया,
अब जब ये लोग सुबह जब रण में उतरते हैं या रात के समय एकजुट होते हैं, जैसे बैठते हैं, तो ये अब हमारी यहाँ की जो पुलिस प्रशासन ये कहने लगी है कि देखो तुम लोग सब आदिवासी तो हो, एक दूसरे को पसंद कर लो, हम है बैठे हैं तुम्हारी शादी करा देंगे, हम लोग हैं ना, क्या डरते हो, हम मैं हूँ तुम्हारी माई बाप। तो मेरा सवाल ये है आप सब देशवासियों से, अरे अगर उन लड़कियों को जबरदस्ती ला के आप सरेंडर करके किसी भी आदमी को सौंप के, वो लड़की कितनी क्रूरता से वो रातें बिताती होगी, कितने क्रूरता के साथ कैसे स्थिति से वो गुजर रही होगी। जैसे आज मेरी जोगी बहन है, पांडे के साथ लाए थे जोगी, वो बोलती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, और उसको ये कहा जाता है कि नहीं वो यहाँ रहना चाहती है, जबकि जोगी रहना नहीं चाहती। पता है जोगी ने अभी हमको क्या संदेश भेजा है, अगर मैं मरूंगी तो मेरा डेड बॉडी भी लेने मत आना, इसलिए नहीं लेने आना क्योंकि जीते जी आप लोग आजाद नहीं कर पाए, तो मरने के बाद क्या मेरा डेड बॉडी लेके क्या करोगे, ये हमारी जोगी बोल रही है। और उसको जब भी हमारे समाज के लोग जाते हैं जोगी को आजाद करने के लिए, अभिषेक पल्लव क्या कहता है, वो कहते हैं नहीं अगर तुम यहाँ से चली गई तो एनआई में तुम्हारा केस डाल दूंगा, एनआई में तुमको, एनआई वाले तुमको उठा दे लेंगे, उठाने के बाद 10 साल की सजा, नहीं तो तुमको मार डालेंगे। तो बेचारी मरने ना मरूं मैं, जिंदा रह के 2 दिन जीऊं, तो इसके लिए समझा करती है। जब घर से उठा के लाए जोगी को तो पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं और उसको दोनों हाथों को बांधते हैं और बोलते हैं इसको रेप पहले करेंगे उसके बाद इसको गोली चलाए। तब जोगी बोलती मुझे मत मारो, आप लोग जो बोलने से मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे गोली मेरे शरीर में मत चलाओ, आप लोग बताओ क्या करना चाहिए। हाँ सरेंडर करेगी तू, माओवादी हूँ बोल के सरेंडर करेगी, तो बोलती हाँ मैं करूंगी। वो क्यों नहीं बोलेगी, उसको तो जिंदा रहना है ना, उसको भी जिंदगी इस दुनिया में जीना है। तो उस तरह से कहने से उसको छोड़ा जाता है, उसके बाद यहाँ लाया जाता है, ला के रखने के बाद भी जोगी स्वतंत्र रूप से ही नहीं है। तो ये हालत हमारे बस्तर की महिलाओं के साथ कैसे हो रहा है। अब भी अब हफ्ता भर गई, हफ्ता भर हुआ है, अब 2 लोगों को घर में थे उनको उठाए घर से और उनको बेरहमी के साथ मारे, और अभी पुलिस वाले ने मारे, उसको बता दे 2 भाई हैं तो उनको मार दिया, बोल रहे एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुआ है, जबकि नहीं वो मुठभेड़ था ही नहीं, घर से उठा के लाए। और वो जो जितना देर तक चिल्लाते रहे हमारे भाई लोग, तो पहले उनके हाथों को काटे, मतलब उनके पैरों को काटे, सरों को काटे, अरे जहां जहां से उनको काटना काटे, लास्ट में उनके शरीर में अंधाधुंध गोली चला के मार दी। ये चीज बस्तर की हालत है। तो मैं हमें ही कहना चाहते हैं कि हमारी ईड़ में उस तरह की लड़ाई लड़ती थी, और आज इड़मे को नक्सलवाद कह के अंदर डालना ये कहां तक सही है। अभी तक एक ही केस में उसको अंदर रखा है, बाकी केसों को नहीं दिया। इड़मे का जब, और आप लोग सबको ये बताना चाहती हूँ, जब कैंप लगा, जब वहां पर जाड़ कट रहा था, तो इड़मे वो जाड़ों को अपने उठाती थी और बोलती थी ये जाड़ कटने नहीं दूंगी मैं, क्योंकि ये जाड़ से तेंदुपल आता है, इस तेंदुपल को मेरे पूर्वजनों, मेरे बच्चे, मेरे गांव के बच्चे खाते हैं, ये जामुन जाड़ को मैं कटने नहीं दूंगी, ये जामुन से यहाँ फल आता गिरता है, उसे मेरे यहाँ के लोग खाते हैं, ये चीन खजूर होता है, यहाँ आदिवासी सिस्टम से खजूर जाड़ होते हैं, वो हर मतलब पहाड़ों में हर तरह के फल देने वाले जाड़ होते हैं। तो वो बोलती थी कि मैं कटने नहीं दूंगी, और वहां रखवाली करती थी, वो कैंप वाले पुलिस वाले से लड़ती थी। जब रीढ़ में रहती समय उसको जाड़ों को नहीं काटते थे, जब ईड़ में चले जाती थी तो तब रात को जाड़ खट जाता था, और सुबह जब ईड़ में आती थी वहां देखने के लिए, और उसके बाद मुझे रोते हुए मुझे फोन करती थी और मुझसे कहती थी कि देखो ना कैसे, मुझे भाभी बोलती थी वो, तो बोलती थी भाभी ये जाड़ खट गया। कौन सा जाड़, कहाँ का जाड़, तो मैं पूछती थी जो ये जो कैंप वाले लोग पूरा काट दिए, कैंप बसाने के लिए, कैंप को यहाँ लगाने के लिए हमारे पूरे पलों का जाड़ों को काट दिए, तो कैसे हमारे लोग जीएंगे, क्योंकि हमारा जीवन इस जंगल से है, मुल्क से है, इस चीजों से जुड़ा है। तो खूब रोती थी। मैं बोली मत रो इड़ में, चले जा घर, अब ये कटेगा ही, अब उनको कैसे रोकेंगे। वो थाने क्या बोले, कलेक्टर को भी शिकायत करती नहीं आती थी, फलों को मत काटो, फल देने वाले जाड़ों को मत काटो, लेकिन कोई नहीं, ईड़ में रोती थी। और रुक के घर पहुंच के भी बोलती थी मुझसे मुझे खाना नहीं खिला रहा, क्यों, तो बोलती इतने झाड़ कट गए, इमली के झाड़ कट गए, मोह के झाड़ कट गए, हमारे लोगों का जीवन कैसा होगा बताइए, इस मैदान से क्या लाएंगे, क्या खाएंगे। तो ईड़ में एक झाड़ के कटने से रोती थी, उसके लिए, उस झाड़ के लिए कल्पना करती थी इसमें मेरे कितने लोग उस फल को बीनेंगे और खाएंगे, और वो झाड़ों को, आम झाड़ों को काट रहे, ये झाड़ों, आंवला की झाड़ों को काट रहे, हर प्रकार का गिनाती। ईड़ में इतना ऐसा मतलब दर्दनाक से अपने दिलों में इस तरह से मोह माया रख के जीने वाली, और पहाड़ों को, जंगलों को और माइनिस के खिलाफ
मायने जहां जहां लगता था उसके लिए आगे बढ़ के किसी की परवाह नहीं करती थी। वो बोलती थी मेरे मेरे पहाड़ों को और मेरे यहाँ जल जंगल जमीन को चाहे मर जाने को तैयार है, लेकिन हम कटने नहीं देंगे और माइनिंग होने नहीं देंगे। ये करके वो लड़ती थी। उसकी वजह से क्या नक्सलवाद बन गई? और ही नहीं, और ये भी बता रहे 9 अगस्त को जो वो नंदराज पहाड़ में सबसे बहुत ऊंचा पहाड़ है, उस जगह में पूरे मतलब जनता को, पूरी पब्लिक को, पूरे ग्रामीणों को लेके वहां चल पड़ते थे हम लोग। तो उस जगह में इड़मे का कहीं भाषण भी है, उसने कहा है और लोगों को कहती थी ये बताओ मेरी जनता की, पूरी मेरी भाई बहनों, मेरे माता पिता, ये बताओ इस पहाड़ को क्या अडानी को हम देंगे? तो बोलते थे नहीं देंगे। तो हमको कैसे लड़ना चाहिए? तो वो बोलती थी, वो लोग पूछते थे आप बताओ दीदी कैसे लड़े और कैसे बचाए, तो आप लोग इसके लिए कितना खून बहाने को तैयार है? तो बोलते थे कि हम हमारे जितने मर सकते हैं मरेंगे हम पहाड़ों पर, फिर भी बताओ दीदी कैसे? तो लोग बोलती है अब हम यहाँ संकल्प लेते हैं, चलो इस धरती की, इस पहाड़ का मिट्टी को उठा के मुट्ठी में बांधो और बोलो कि हम मरने को तैयार हैं, लेकिन अपनी इस पहाड़ को कटने और यहाँ पर अडानी को लाने नहीं देंगे। ये बोल के इड़मे कहती थी और ये पूछती थी, ये बताती थी जितना मैं नहीं कल्पना कर सकती थी। इड़मे बोलती थी बताओ आज इतने मीडिया आई है, इतने लोग आए हैं, यहाँ की चिड़िया कहाँ गया, यहाँ के सांप कहाँ गया, यहाँ का शेर भालू कहाँ गया, यहाँ के बंदर कहाँ गए, तो ये बताओ इससे पहले यहाँ था कि नहीं? तो बोलते थे लोग, उस गांव के नीचे के लोग बोलते नहीं यहाँ शेर भालू सब कुछ था, तो क्या हुआ, वो लोग कहाँ चले गए? तो जब बोलते थे जब एनएमडीसी यहाँ लगा ना कारखाना, उस समय जो उनका जो पटने का आवाज सुन सुन के ना दीदी, यहाँ के शेर भग गए, यहाँ के जो पक्षियां नदियों में ऐसे मरे हैं वो हम लोग पानी पीने के लायक भी नहीं रहा, ऐसे गंदगी हो गई। यहाँ के शेर, हम इस पहाड़ में हम लोग अकेला नहीं चल पाते थे उस समय, शेर भालू सांप जितने यहाँ पर पशु पक्षी थी वो सब लोग यहाँ पर हो जाते, उनके डर से हम लोग नहीं गुजर पा। आज एक आदमी इस पहाड़ में चलते हैं, क्यों चलते हो? क्योंकि ये मायनी जब से आया यहाँ कोई पशु पक्षी नहीं है। तो ये बातों को वो इड़मे अपने लोगों से पूछ के सामने लाती थी, जो चीज मैं नहीं बोल पाती थी वो चीज इड़मे लाती थी। उसके बाद मेरे को बोलती थी बताओ भाभी ये क्या हुआ, हमारे यहाँ की हमारे पशुओं नहीं खत्म हो रहे हैं, हमारे पेड़ मतलब हमारे पक्षियां खत्म हो रहे हैं, वैसे ही हम आदिवासियों को भी अब बचे क्या है, पशु पक्षी सब तो खत्म हो चुके हैं इस पहाड़ से, अब बचे हम लोग हैं, हमको मारने के लिए अब अडानी आ रहा है, तो कैसे हम लोग देंगे ये सब पहाड़? ऐसे इड़मे का। तब मुझे भी हैरान लगा कि सही बात है, इस पहाड़ में बाकी पर नहीं है, तो लोग भी कहने लगा अकेला भी चल पाते हैं। और बाद में हमने भी पता किया उस पहाड़ में पशु पक्षी जो बड़े बड़े चिड़िया होते थे नहीं है, शेर नहीं है, भालू नहीं है, उसमें एक पक्षी भी थू था भी नहीं करता, कोई आवाज तक नहीं आता है, सिर्फ एक ही आवाज आता। मैंने इसका जो वहां पर बेलाडीला खदान की वो आवाज आते हैं कि पटाखे तरह बम की तरह फूटने के ढाए ढाए, ये क्या हो रहा है इनमें? तो देखो इस तरह से हमारे पहाड़ों को कैसे तोड़ा जा रहा है, जैसे हमको गोली चला के हमको मारा जाता है, ऐसे हमारे पहाड़ों को भी गोली मतलब उसके वो विस्फोट जैसा चीज लगा के उसको तोड़ा जा रहा है। हमारा ये जिंदगी है, ये बोलने वाली इड़मे वो नक्सलवाद कैसी हो सकती है? नक्सलवाद इसलिए उसको करार दिया गया, ऐसे विचारों से लड़ने वाली वो इड़मे बहन है। तो क्या उसके लिए क्या हम लोग क्या रिहाई के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे? और मेरे को तो ये लगता है कि मैं क्या बताऊं, जब जब इड़मे के बारे में सोच में पड़ी हूँ तो वास्तव में मेरे लिए इड़मे मेरी बड़ी बहुत बड़ी ताकत है। और आज मैं अपने से ज्यादा ताकतवर मैं इड़मे को जानती हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी मेरी जरूरत नहीं है बस्तर, मुझसे ज्यादा जरूरत है इड़मे की, क्योंकि इड़मे एक अलग एक ऐसी बहन है जो उभर के आई है और इसमें जगह लड़ने में वो अकेला अकेला भी बहुत ज्ञानदाता की बातें करती थी। तो मैं बोलती थी इड़मे तू पढ़ी लिखी इतनी नहीं है, फिर इतना तेरे पास ज्ञान कहाँ से आया, इतना तू कैसे बोल लेती है, हर चीज कुछ पक्षी के बारे में सोचेगी, तुम पेड़ों के बारे में सोचेगी, लोगों के बारे। तो बोलती थी हम जब जिस जगह पर हमारी समुदाय है, हम जैसे पैदा हुए हम सबसे पहले क्या को देखे हैं, ये जंगलों को देखे हैं, ये पेड़ों को देखे हैं, ये पक्षियों को देखे, ये सांप बिच्छू को देखे हैं, ये हमारी ये भूमि को देखे हैं, ये पत्थरों को देखे हैं, इसी से तो हम पले बड़े हैं। तो इस चीज से हमको प्यार नहीं रहेगा तो किससे रहेगा बताइए? इसलिए मैं चाहे कुछ भी हो जाए, अडानी जैसा बड़े इस अडानी का क्या, अडानी जैसा उसका बाप का बाप आ जाए तो अब भी मैं नहीं डरूंगी, ऐसा बोलती थी मैं। तो देख ऐसा तू बोलते घूमती है, तेरे को जरूर पुलिस एक दिन ऐसा करे, करने दे, मैं नहीं डरूंगी। तो इड़मे वो थी, इड़मे के बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है। तो मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, पूरी अंतर्राष्ट्रीय लेवल हो चाहे पूरे देश वासियों से मेरी यही निवेदन है, इड़मे को जितना जल्दी निकाला जाए उतना ही अच्छा है। क्योंकि इड़मे को हर आदिवासी को अंतिम छोर में रहने वाला, वो पेट में रहने वाला बच्चा
उस जगह का बच्चा बोले वो एक सांस के दम में रह रहा, उसका वो भी इंतजार इनमें का कर रहा है। आज सोनी सोड़ी यार बाकी मेरी नहीं कर रहे हैं, इड़मे की हर जगह पूछा जा रहा है इड़मे कब आएगी, मैं क्या जवाब दूं। इड़मे के लिए वो पेड़ पौधे भी एक मुरझा गए हैं, वो भी इंतजार में है, वो पहाड़े भी इंतजार में, वो हर चीज इंतजार। क्योंकि इड़मे का और एक चीज मैं लास्ट बताना चाहती हूँ। पता है इड़मे जब नदियां भर जाती थी, नदियों को भरने से वो कैसे आती थी मेरे तक, या फिर किसी को पकड़ के ले गए, और ये बातें वो सुन लेती थी। और जब उसके गांव में बहुत बड़ा नदी है, उस नदी को 100 मीटर दूर से मतलब ऐसा चलेंगे तो 100 कदम शायद होगा, इस टाइप का मतलब बहुत बड़ा नदी था। उस नदी में इनमें ये एक मतलब कुछ भाइयों को मदद मांगती थी, तैरने से भी नहीं होगा, इतनी गड्ढा था। तो उसमें एक गुंडी पकड़ती थी, जो होता है ना मटका, उस मटके को उस नदी में ऐसे करके ऐसे पटार के, और पीछे में जो दिल्ली से अपनी साड़ी अपनी चीजों को बैग में डाल के पीठ में लटका के, उससे वो मतलब उस मटके को ऐसे पकड़ के नदी पार करती थी। तो मैं बोलती थी इतनी जुनून क्यों है तुझ में, क्यों वो नदी बहा के ले जाएगा। तो बोलती थी नहीं, वो नदी बहा के ले जाए तो ले जाए, लेकिन मेरे को जहां लड़ना है, जिसके लिए मेरे करना, मैं आऊंगी। तो वो आती थी, कलेक्टर से मिलती थी, एसपी से मिलती थी, और यहाँ जल जंगल जमीन की कई बात होती थी कि उसको कैसे वहां के माइनिंग के लिए को मतलब उसको खोदने की तैयारी कर, उसके लिए इड़मे आगे आ जाती थी, और वो नदी नालों को करके वो आती, ऐसी थी इड़मे। इसलिए आप सबसे ये कह रहे हो कि इड़मे को रिहा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसको हर हाल में रिहा करना पड़ेगा। वो नदियों नालों हर चीज से गुजर के अपनी पीठ में इस तरह से रख के आती थी, और इड़मे लास्ट में फिर कपड़े बदल के बोलती थी अब चलो, अब कहाँ चलना है, तो चल पड़ती थी। वो कभी बरसात हो ना, कभी ठंड हो, कभी वो नहीं करती थी, ऐसा थी। और इड़मे अपनी माता पिता की सबसे बड़ी बेटी थी। अब उसके बेटियां दो बहनें हैं। कल उनकी बहन लोग मिलने गए थे, और मिलने के बाद इड़मे ने एक खबर भेजती है कि जो भी लड़ाई है, मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन हमारे नंदराज पहाड़ की लड़ाई वो हम जीते हैं। वो गरम फर्जी गरम सभा हुआ है, और उसको सरकार से भाभी जा मतलब मुझे कहती है जाके बात करेगी, और मेरे गांव में क्या हो रहा है, कैंप लगा है, कैसे हो रहा है, उसको अपना चिंता नहीं। वो इस बात को, और कैसे मतलब उधर क्या क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, ये सारी चीजों को कल मैंने पूछा। और वो बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके गए थे, वो लोग ने भी रोया उनको देख के, लेकिन इड़मे को हर पल एक इंतजार है, इस बात का दर्द है कि अब बस्तर का क्या हो रहा है, किसके, क्योंकि इड़मे एक ग्राउंड लेवल पर रह के काम कर रही थी, और मैं एक शहर के बीच में रहती हूँ। तो इड़मे के पास सुबह मतलब हर कोई वहां पहुंचता था कि इड़मे ये हो रहा है, इड़मे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इड़मे ऐसे टाइप की जगह में काम करती थी। आज इड़मे के ना होना से हजार लाखों का नुकसान तो है, सबका दिल में डर है, और सबके लिए एक मतलब भयभीत होके रहे कि इनमें कब आएगी, अब हम किसके पास जाए हमारी मदद के लिए। आज जैसे जगरगुंड, आज ही की बात, आज सुबह सुबह मुझे से फोन करके बोलते हैं जगरगुंडा, जबकि यहाँ से कुछ नहीं तो 150-200 किलोमीटर दूर की फोन मुझे आती है कि बोलते हैं सोनी दीदी क्या करे, इनमें दीदी को तो जेल ले गए हैं। तो इनमें दीदी का फोन नंबर तो हमारे पास था, लेकिन अब हम उनको क्या बोलेंगे, तो हमारी उस जेल की सलाखों में चली गई। लेकिन अभी इतने लोगों को यहाँ पकड़े हैं, उनकी रिहाई के लिए क्या करना चाहिए, इनमें दीदी होती तो हम उनके पास आ जाते, आप कुछ करो ना। मतलब आज वो कर, और उसके बाद एक करते, मैं बोली नहीं इड़मे को निकालना है, तो बोले हम सारे लोग तैयार हो चुके हैं, बस हमको इतनी हमको आजादी दिलवा दीजिए, हम इड़मे के दीदी के नाम से लाखों लोग बाहर मतलब मैदान में आने को तैयार उसके रिहाई को लेके। लेकिन बस शर्त इतना है कि ये पुलिस वाले हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो दीदी आप जितने हमारे लोगों के बस्तर के लिए लड़ने वाले और जितने लोग हैं इस देश भर में, उन सारे साथियों से आप निवेदन करो ना, हम इड़मे दीदी की रिहाई के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम उसके लिए कैसे अनुमति ले और कैसे करें, क्या करें, ये भी सोचने की बात है, क्योंकि पूरे बस्तर के लोग जहां इड़मे के लिए सब लोग तरस रहे हैं, लेकिन ये की शर्त रख रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, पर पुलिस हमको रोकेगी, मारेगी, पिटेगी, कैसे निकलेंगे। अब एक बार आके हम पूरे के पूरे आवाज देना चाहते हैं, पर भारत सरकार सुने कि इड़मे क्यों जरूरी है, हम सबको इड़मे की रिहाई क्यों जरूरी है। और इड़मे माओवादी नहीं है, वो आदिवासी की तेसी है, जल जंगल जमीन की बचाने हक अधिकार लड़ने वाली वो इड़मे दीदी है।
वो पहाड़ों से जंगलों से बहुत मोहब्बत करती, ऐसी है इड़मे। तो इड़मे की रिहाई के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि बेहतर जितना जल्दी हो सके उसके लिए एकजुट होके उसको, तो उसमें तो ऐसी लास्ट में यही कहती हूँ और सचमुच मेरा दिल से कहता है, अगर आज ये बोल देना कि इड़मे को बाहर निकालना तुम अंदर जाओ, तो मैं एक मतलब हंसते हंसते मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन इड़मे को बाहर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इड़मे के लिए सब तरस रहे हैं। तो मैं उसके लिए इतना भी, मैं अगर ये नियम कानून आता कि सोनी सोनी तुम अंदर जाओ, इड़मे को बाहर निकालना, मैं ना ये एक पल के लिए नहीं सोचूंगी, हाँ मैं एकदम जैसे कि वैसे चले जाऊं, पर इड़मे को बाहर लाया जाए, क्योंकि इड़मे इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन पहाड़ों के लिए भी आदिवासी थे। तो अब मैं यही कहती हूँ और लास्ट सभी साथियों को जोहार और जिंदाबाद। इड़मे की रिहाई के लिए हर तरह से कोशिश किया जाए और उसको जितना जल्दी रिहा करना कर सके हम सब मिलके, उतना ही अच्छा होगा। और बस्तर नहीं तो पूरी तरह सन्नाटा से, और महिलाएं हमारी बहुत ज्यादा दुखित होके, पूरी पेड़ पौधे हमारे पूरे मुरझा गए हैं। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है कि इड़मे को हर परिस्थिति में निकाला जाए, क्योंकि इतना मैं नहीं बता सकती इड़मे को क्यों इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं अपनी दर्द और अपनी तकलीफ को इतना मैं वो नहीं कर पाई हूँ कि मेरे साथ कितना ताना में कुछ हुआ, मेरे उस समय उतनी आंसू उस दिन में रोकी थी, और आज मेरे को इड़मे के लिए मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन इड़मे बहुत महत्वपूर्ण बहन है, इसके लिए मैं चिंतित हूँ। और बस इतना कहा कि मैं सभी साथियों को जिंदा